गुड मॉर्निंग सभी चिल्ड्रंस। नमस्कार, सुप्रभात। हम पढ़ रहे थे वितान, और वितान का पाठ पढ़ रहे थे हम, क्या नाम से, सिल्वर वेडिंग, यशोधर बाबू की जीवन की कहानी। तो वो हमने पढ़ ली, 2-3 पार्ट में पढ़ी, उसको पूरी हो गई। और आज हम देखेंगे उसके प्रश्न उत्तर, कि क्या क्या प्रश्न है उसके, किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो उसके प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करेंगे। यशोधर बाबू, किशन दा और उनका पूरा जो पुत्र पत्नी, इनके बारे में हमने पढ़ा। किस प्रकार से यशोधर बाबू है, उनके 2 जुमले हैं, क्या नाम से, जो हुआ होगा, और एक और जुमला है उनका। तो हाँ, क्या हुआ होगा, जो भी हुआ होगा आदि, ये है। तो उसके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा कि क्या नाम से, यशोधर बाबू प्रगति की कीमत पर परंपरा को निभा रहे हैं। क्या प्रश्न? यशोधर बाबू प्रगति की कीमत पर परंपरा को निभा रहे हैं, क्या आप इसे उचित मानते हैं? ऐसा प्रश्न आया मान लो, तो इसका एक उत्तर किस तरह से आपको देना है, इसके बारे में जरा आप ध्यान से सुनेंगे। यशोधर बाबू प्रगति की अंधी दौड़ में शामिल होने की बजाय पुरानी परंपराओं को निभाने में रुचि लेते हैं। वे अपने मार्गदर्शक किशन दा द्वारा सिखाए गए आदर्शों को जीना चाहते हैं। ठीक है। आपसी मेलजोल बढ़ाना, रिश्तेदारी निभाना, होली गलाना, रामलीला करवाना उनके स्वभाव में आ चुके हैं। यद्यपि उनकी पत्नी और बच्चे इन आदतों पर नाक बहुत सिकोड़ते हैं, उनके बच्चों को पसंद नहीं चीज है ना, फिर भी वे इस परंपरा को निभाते चलते हैं। इस कारण उनके मन और घर में टकराव होता है। वे परंपरा को तोड़कर प्रगति करना अच्छा नहीं समझते। ठीक है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं। उनका परंपरा मोह स्वाभाविक है। उन जैसे वृद्ध का आधुनिक फैशन में ढल जाना स्वाभाविक नहीं होता। वे नई रीतियों को जिस तरह धीरे धीरे स्वीकार करते हैं, यह बिल्कुल स्वाभाविक और उचित है। ठीक है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, यशोधर बाबू के बच्चे प्रगति की जिस होड़ में हैं, उस पर अपने विचार लिखिए। क्या प्रश्न? यशोधर बाबू के बच्चे प्रगति की जिस होड़ में है, उस पर अपने विचार लिखिए। प्रगति किस होड़ में है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप? यशोधर बाबू के बच्चे प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। वे एकाएक खूब कमा रहे हैं और ऊंचे पदों पर आसीन भी हो रहे हैं, परंतु उनका घर से, रिश्तेदारों से, जिम्मेदारियों से और परंपरा से नाता टूट रहा है। वे प्रगति की झोंक में जिंदगी से किनारा कर रहे हैं। उन्होंने प्रेम, सद्भावना और आत्मीयता से कटकर ही प्रगति दिखाई है, अतः वे उसी को सब कुछ मान बैठे हैं। इसलिए वे अपने बाबूजी को पिछड़ा, परंपराओं को दकियानूस, रिश्तेदारों का बोझ मानने लगे। यह लक्ष्य से भटकर है। प्रगति से सुख तो मिल सकता है, प्रगति से सुख तो मिल सकता है, किंतु संतुष्टि नहीं। इसलिए मेरे विचार में भावना से शून्य प्रगति अधूरी है, व्यर्थ है। ये इसका उत्तर होगा, इस पर आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वह है, यशोधर बाबू और उनके बच्चों के व्यवहार की तुलना करते हुए बताइए कि कौन सा पथ ठीक है और क्यों। यशोधर बाबू और उनके बच्चों के व्यवहार की तुलना करते हुए बताइए कि कौन सा पथ ठीक है और क्यों। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे उत्तर का, प्रश्न का उत्तर वो देखें आप जरा ना। उत्तर लिखेंगे, यशोधर पुरानी पीढ़ी के प्रतीक है। वे रिश्ते, नातों और परंपरा को बहुत महत्व देते हैं, किंतु प्रगति भी चाहते हैं। दूसरी ओर उनके बच्चे प्रगति चाहते हैं, चाहे उनके लिए उन्हें रिश्ते, नातों और परंपराओं की बलि भी क्यों न चढ़ानी पड़े। दोनों में द्वंद्व है, टकराहट है। मेरे अनुसार नई पीढ़ी को प्रगति के साथ साथ परंपराओं को भी निभाना चाहिए। ये रिश्ते, नातों को भी सम्मान देना चाहिए, किंतु प्रगति की राह नहीं छोड़नी चाहिए।
है। वास्तव में दोनों में एक संतुलन होना चाहिए। परंपरा पिछला कदम है तो प्रगति आगे बढ़ने वाला कदम, दोनों का साथ अति आवश्यक है। इस प्रकार से आप उसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है। चौथा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, क्या है? आपकी नज़रों में यशोधर को अपने व्यवहार में कैसा परिवर्तन करना चाहिए? आपके व्यवहार में यशोधर बाबू को अपने व्यवहार में क्या नाम से किस प्रकार का परिवर्तन बदलाव लाना चाहिए, ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे आप, उसका जवाब देखिए, आप सुनिए। आप उत्तर होगा उसका, यशोधर के बच्चे नई पीढ़ी के हैं, नया जमाना है, आधुनिक युग के है, उनकी सोच आधुनिक है, वे रिश्ते नातों के महत्व को नहीं मानते। यशोधर अपने बच्चों को रिश्ते नातों का महत्व समझाने में असफल है। अतः जरूरत इस बात की है कि वे अपने बच्चों से दूर रहने की बजाय उनके साथ रहें, उन्हें समझें, प्रेम से उन्हें अपना बनाएं और अपने होने का एहसास जगाएं। इसके लिए उन्हें अपने हृदय को उदार बनाना होगा, नई सोच को स्वीकार करना होगा, वरना वे अच्छी तरह जानते हैं कि ये जमाना उन्हें छोड़कर चल देगा। ये इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इस प्रकार होगा, यशोधर बाबू को अपने बच्चे की आकर्षक आय भी गलत लगती है, क्यों? यशोधर बाबू को अपने बच्चे की आकर्षक आय भी गलत लगती है, क्योंकि उनका बच्चा विज्ञापन कंपनी में लग गया, 15,000 रुपये कमा रहा है, तो उसके बारे में कहा है। ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, किस प्रकार से उत्तर देंगे आप इसका? यशोधर बाबू जीवन भर सरकारी नौकरी पर रहे, वहां उनकी आय में धीरे धीरे वृद्धि होती रही। सरकारी नौकरी धीरे होती है। उस आय के बल पर वे जैसे जैसे गुजारा करते रहे, परंतु उनके बच्चे किसी विज्ञापन कंपनी में नौकरी पाकर रातों रात बड़ी तनख्वाह पाने लगे। इतनी बड़ी तनख्वाह का रहस्य उन्हें किसी भी तरह समझ में नहीं आता है। वे मानते हैं कि यदि तनख्वाह ऊल जलूल अधिक है तो उसके पीछे कोई न कोई गड़बड़ अवश्य है, क्योंकि एकाएक कोई भी कंपनी इतना पैसा देती ही नहीं। जीवन भर की सादगी इस तड़क भड़क को पचा नहीं पाती। हो न हो कहीं इस तिरस्कार के पीछे दो और कारण भी है। पहला, लड़कों की इतनी अधिक उन्नति उन्हें बोना बना रही है, वे घर में ही महत्वहीन हो गए हैं। दूसरे, उनके मन में कहीं छिपी हुई ईर्ष्या भी जाग उठी है। यशोधर के मन में आने वाली ये भावनाएं स्वाभाविक है, इन्हें उदारता से ही पचाया जा सकता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जैसे पूछा प्रश्न आपका अगला, यशोधर बाबू आत्मीय और पारिवारिक जीवन शैली के समर्थक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या लिखा कि यशोधर बाबू आत्मीय और पारिवारिक जीवन शैली के समर्थक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो किस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे? उत्तर देखें जरा इसका। उत्तर, यशोधर बाबू को सहज पारिवारिक जीवन की तलाश रहती है, जिसमें वे अपनेपन से रह सकें। इसके लिए वे केवल अपने परिवारजनों को ही नहीं बल्कि अन्य रिश्तेदारों को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। वे अपनी बहन को निरंतर पैसे भेजते हैं। अपने जीजा के बीमार होने पर अहमदाबाद जाकर उनसे मिलना चाहते हैं। वे अपने बच्चों से यही अपेक्षा करते हैं कि वे अन्य रिश्तेदारों का आदर सम्मान करें, उनके साथ संबंध जोड़ें। गरीब रिश्तेदारों को अपनाने में उन्हें विशेष सुख मिलता है। जब उनकी पत्नी तथा बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं तो रिश्तेदारी निभाने को मूर्खतापूर्ण कहते हैं, तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे उन्हें अपना बड़ा बुजुर्ग माने, वे उनसे हर बात में सलाह लें, अपनी कमाई उनके हाथों पर रखें। इस प्रकार वे एक आत्मीय परिवार के मुखिया के रूप में जिएं। मेरा विचार है, क्या लिखेंगे आप आगे? मेरा विचार है कि वे मुखिया हैं तो मुखिया जैसा मान सम्मान चाहेंगे ही,
उनका चाहना ठीक है, परंतु उन्हें बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, तभी बच्चे उनको सम्मान देंगे। इस प्रकार से इसका प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसे पूछेंगे, अगला प्रश्न है, सुने ध्यान से। नए बदलते परिवेश में यशोधर बाबू के चारित्रिक बदलाव को आप कितना सार्थक मानते हैं? क्या प्रश्न है कि नए बदलते परिवेश में यशोधर बाबू के चारित्रिक बदलाव को आप कितना सार्थक मानते हैं, अर्थात उसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? कितना सार्थक मतलब किस प्रकार से वो जो बदल रहे हैं, तो वो उनका जो चरित्र है वो किस प्रकार से ठीक है या नहीं है, इस बारे में लिखेंगे आप। तो उत्तर लिखेंगे आप, यशोधर बाबू चाहे जमाने के साथ कदम दर कदम चलने वाले अग्रणी प्रगतिशील न हो, किंतु वे जमाने की गति के पीछे पीछे चलने वाले प्राणी अवश्य है। उनके मन में पुराने समय की सरल सादी जिंदगी जीने का मोह है। वैसे भी अधेड़ होने के कारण उनके जीवन की गति मंद हो चुकी है। वे आराम और शांति के पक्षधर है। उन्हें नया परिवर्तन मजबूरी में अपनाना पड़ता है। उसे अपनाने में पुराने संस्कार टूटते हैं, इसलिए उनके टूटने की चटक और हिचक हमेशा उनके साथ रहती है। इसलिए वे संकोच पूर्वक हर परिवर्तन को अपना लेते हैं। वे अड़ियल टट्टू की भांति विरोध और विद्रोह का झंडा बुलंद नहीं करते। चलती उम्र के ढलती उम्र के मनुष्य से इतने ही परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यशोधर के बच्चों की कौन कौन सी बातें प्रशंसनीय है, अर्थात जो प्रश्न पूछा जाएगा कि यशोधर के बच्चों की कौन कौन सी जो ऐसी बातें हैं वो उनकी प्रशंसा की जा सकती है, प्रशंसनीय है। तो इसका उत्तर कैसे देंगे आप? इसका उत्तर लिखेंगे, यशोधर के बच्चे महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील हैं। वे सब के सब अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर ऊपर उठे हैं। बड़े लड़के को एक विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपये मासिक की बड़ी नौकरी मिल गई है। दूसरा लड़का IAS की एलाइड सर्विस में चुना गया है, परंतु इस बार वह और अच्छी नौकरी पाने के लिए दोबारा तैयारी कर रहा है। तीसरा लड़का स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका पढ़ने के लिए गया हुआ है। एकमात्र लड़की डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा पाने के लिए अमेरिका जाने की सोच रही है। इस प्रकार जीवन में उन्नति करना उनके व्यक्तित्व का उज्जवल पक्ष है। वे समय और सामर्थ्य के अनुसार घर में आधुनिक सुविधाएं भी जुटाते हैं। गैस, फ्रिज, सोफा, कालीन आदि सुविधाएं जुटाकर आधुनिक जीवन शैली को अपनाना उनका गुण है, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, करनी चाहिए। तो इसका उत्तर आप इस पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो होगा वो पूछा जाएगा, यशोधर बाबू के बच्चों का कौन सा पक्ष आपत्तिजनक है? यशोधर बाबू के बच्चों का कौन सा पक्ष आपत्तिजनक है? आपने जो पाठ पढ़ा उसमें कौन सा आपत्तिजनक लगा, इसके बारे में आप क्या लिखेंगे? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। आप देखें इस उत्तर को कि यशोधर बाबू के बच्चे परिश्रमी और प्रतिभाशाली तो है, किंतु उनका व्यवहार आपत्तिजनक है। उनके मन में अपने पिता, रिश्तेदारी, धर्म और समाज के प्रति नकारात्मक भाव है। वे अपने पिता की कदम कदम पर उपेक्षा करते हैं। वे उनका अपमान करने का कोई अवसर नहीं चूकते। वे पिता को ये नहीं बताते कि आज वे उनकी सिल्वर वेडिंग मनाने जा रहे हैं, परंतु आशा ये करते हैं कि वे उनके साथ बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। भूषण बड़ी नौकरी पाकर भी पिता को कुछ नहीं देता, बल्कि वह उनके सामने अपने पैसों की धौंस जमाता है। हर बात में कहता है ये कर लो, वह कर लो, उसका पैसा मैं दे दूंगा आदि। वह पिता को चढ़ा कर कहता है कि वे कोई सा अच्छा सा नौकर रख लें जिनकी तनख्वाह वो दे देगा। इसी भांति सिल्वर वेडिंग पर गाउन का उपहार देकर वो कहता है कि आगे से वे फटा हुआ पुलोवर पहनकर दूध लेने न जाया करें। बच्चों की ये कचोट बहुत आपत्तिजनक है।
लड़की खुद तो कपड़े ढंग से पहनती नहीं, पिता को उपदेश देते झुटकी देने लगती है। बच्चों के मन में अपने संबंधियों के प्रति कोई अनुराग नहीं है। वे अपनी बुआ को पैसे भेजने के बारे में साफ इनकार कर देते हैं। धर्म और समाज की गतिविधियों में भाग लेने पर वे नौकहों सिकोड़ते हैं। वास्तव में केवल पद, पैसा और प्रतिष्ठा चाहिए बच्चों को। मानवीय संबंधों की गरिमा और संस्कारों में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनके इस व्यवहार से मन में विक्षोभ भी उत्पन्न होता है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। और इसी में देखो एक और अंतिम प्रश्न है, यशोधर बाबू दो विभिन्न कालखंडों में जी रहे हैं। पक्ष और विपक्ष में 100 उदाहरण तर्क दीजिए। दो कालखंडों में किस प्रकार जी रहे हैं, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे। उत्तर है, यशोधर बाबू दो विभिन्न कालखंडों में नहीं जी रहे, बल्कि वे वर्तमान कालखंड को नकार कर भूतकाल में जीने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जिनका पुराना जो टाइम है उसमें जी रहे हो। समय बदल चुका है, किंतु यशोधर बाबू नहीं बदले। उनकी पत्नी जमाने की नई चाल को अपना चुकी है, किंतु यशोधर बाबू अपनी पुरानी परंपराओं का चोला अपनाए हुए हैं। उनके बच्चे आधुनिक खान पान, पार्टी कल्चर को अपना चुके हैं, किंतु वे अभी भी रामलीला और कीर्तन की दुनिया में जीना चाहते हैं। अतः वे वर्तमान में भूतकाल की माला रट रहे हैं। उनका यही द्वंद्व है, इसलिए उनका जीवन असंगत हो गया है। वे दाल भात से में मूसल जन बन गए हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ये विषय वस्तु के जो प्रश्न हैं हो गए हैं, और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देख सकते हैं उनमें इस किताब के अंदर। तो जैसे ये पाठ है, और पाठ के प्रश्न है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, बदल जाती है उनकी पत्नी, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। क्या प्रश्न है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल होते हैं, ऐसा क्यों। आप उत्तर देंगे, तो किस प्रकार से आप उत्तर देंगे वो देखें आप। सुने आप ध्यान से। यशोधर बाबू और उनकी पत्नी मूलतः आधुनिक सोच के नहीं है, दोनों पुराने विचारों के, पुरानी पीढ़ी के हैं। यशोधर की पत्नी के मूल संस्कार किसी भी तरह आधुनिकताओं जैसे नहीं है, किंतु बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें आधुनिक बना दिया है। दूसरे, जब वह शादी के बाद यशोधर के घर आई तो उस समय संयुक्त परिवार था। घर में यशोधर के ताऊजी व ताईजी की चलती थी, अतः उनकी पत्नी के मन में टीस थी कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर लागू करवाए गए। अतः वह अब अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती है। वह स्पष्ट कर देती है कि तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, मतलब सुविधा हो, बताया था आपको। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ साफ बात। इस तरह से उनकी पत्नी उनको कहती है। यशोधर की पत्नी होठों पर लाली लगाती है, बिना बाह का ब्लाउज पहनती है और सिल्वर वेडिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। इसके विपरीत यशोधर बाबू ऑफिस में अधीनस्थ कर्मचारियों के आग्रह पर चाय पान के लिए 30 रुपया तो देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते जानते हैं? पता नहीं, कहते हैं कि हमारे जमाने में नहीं हुआ था। वे मंदिर जाते हैं, संयुक्त परिवार के सदस्यों के सुख दुख में सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन अच्छे मकान में जाने को तैयार नहीं होते। वे घर पर सिल्वर वेडिंग के आयोजन से बचते फिरते हैं। इस सब का कारण यह है कि उनके आदर्श किशनदास थे, जो घोर संस्कारी व्यक्ति थे। अर्थात आप जानते, बताया पढ़ाया मैंने आपको सारी बातें।
उनसे प्रभावित यशोधर भी बदलने को तैयार नहीं हैं। वे परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, किंतु उनका मन पुरानी चाल में ही रमता है। वे घर में नई चीज़ों के आगमन को गैस या फ्रिज को अच्छा नहीं मानते, किंतु कहीं न कहीं इन चीज़ों की हैसियत बढ़ाने वाला भी मानते हैं। उनको समय के साथ न ढल देने में किशनदा का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। तो इस प्रकार से आप इनका ये उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न होगा, जैसे पूछा जाए आपसे कि पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थसंज्ञा हो सकते हैं। जो हुआ होगा बार बार आता है इसके अंदर, या समहाउ इम्प्रॉपर है, तो इनकी कितनी संज्ञा आप देख सकते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से आप ढूंढें, इस प्रकार से लिखें, सुने ध्यान से, है ना। उत्तर, जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर किशनदा को के किसी जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में जाति भाई ने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जो हुआ होगा मतलब पता नहीं क्या हुआ। आशय यह है कि बिना बाल बच्चे वाले किशनदा के संबंध में उनके जाति भाई इतने उदासीन थे कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई उन्होंने ये भी जानने की जरूरत नहीं समझी। किशनदा की मौत से इस वाक्य के आधार पर यह अर्थ निकलता है कि विवाह एक आवश्यक संस्कार है। बाल बच्चों से भविष्य की अर्थात वृद्धावस्था की सुरक्षा का बोध बना रहता है। यदि किशनदा के बाल बच्चे होते तो जाति भाई उनके प्रति इतने उदासीन नहीं हो सकते थे, अतः बच्चों का होना जरूरी है। यह वाक्य किशनदा भी उपयोग करते हैं। वे इसका प्रयोग अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते हैं। देखिए, किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। पाठ के अंत में यशोधर बाबू को बच्चों से मिली ऐसी व्यंग्योक्ति के कारण लगा कि सचमुच किशनदा की मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। आशय ये कि जब बच्चे अपने बुजुर्गों को की जीते जी उपेक्षा करने लगते हैं तो उनके प्राण सूख जाते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर हो सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे समहाउ इम्प्रॉपर, बार बार आता है इसका समहाउ इम्प्रॉपर या जो हुआ होगा। वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। या समहाउ इम्प्रॉपर, इस काव्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है। इसका उत्तर लिखेंगे आप। कैसे लिखेंगे उत्तर? यह सत्य है कि समहाउ इम्प्रॉपर का यशोधर बाबू का तकिया कलाम है। पाठ में समहाउ या समहाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग 1 दर्जन से अधिक बार हुआ है। इस वाक्य का यशोधर बाबू के व्यक्तित्व से संबंध यह है कि यशोधर सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। उनको जो अनुचित लगता है तब अचानक ये वाक्यांश निकल पड़ता है। यथा सबसे पहले वे सिल्वर वेडिंग को इम्प्रॉपर कहते हैं, जो भारतीय परंपरा की अनुकूल नहीं है। स्कूटर की सवारी भी उनको बेहूदी लगती है, अतः वह समहाउ निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्न संदर्भों में हुआ है। कैसे हुआ देखिए, आप बता रहे होंगे। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरने पर, वृद्धा पत्नी के आधुनिका स्वरूप को देखकर, पुत्र द्वारा अपना वेतन पिता को न देने पर, खुशहाली पर रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेने पर, बेटी के पतलून व सैंडो ड्रेस पहनने पर, घर में गैस फ्रिज के आने पर, सिल्वर वेडिंग पर भव्य पार्टी आयोजन करने पर, छोटे साले के ओछेपन पर,
केक काटने की विदेशी परंपरा पर। इन संदर्भों से ये स्पष्ट होता जाता है कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी व्यक्ति है। वे भारतीय मूल्यों एवं मान्यताओं के विश्वासी भी है। आज भी बुजुर्ग लोग प्राय इन सब बातों में यशोधर बाबू जैसा ही मत रखते हैं। जहाँ तक कहानी की कथ्य का प्रश्न है, ये वाक्यांश कहानी की मूल चेतना से गहरा जुड़ा हुआ है। लेखक ये दिखाना चाहता है कि पुरानी पीढ़ी हर नई प्रणाली और नए बदलाव को अनुचित मानती है। इस नकारवाद के कारण उन्हें अपने बच्चों, पत्नी तथा अन्य परिजनों से उपेक्षा मिलने लगती है। वास्तव में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द ही कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह बन गया है। लेखक कहना चाहता है कि यदि नित्य बदलती दुनिया में ससम्मान जीना है तो नए परिवर्तनों को अनुचित बताते हुए चले जाने की बजाय उन्हें स्वीकार करो। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न जैसे पूछा जाता है आपसे, तो किस प्रकार आप लिखेंगे कि यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किशनदा जानते हो आप, अच्छी तरह पढ़ाया हमने, पाठ में पढ़ा हमने। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? अगर ऐसा प्रश्न भी आ जाए, पूछ लिया जाए, तो कैसे लिखेंगे आप? क्या प्रश्न? यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? तो कैसे लिखेंगे इसका उत्तर? इसका उत्तर आप लिखेंगे, देख सकते हैं। उत्तर है यशोधर बाबू का जीवन पूरी तरह से किशनदा से प्रभावित है। उनका अधीनस्थ के प्रति व्यवहार, भारतीय मूल्यों में विश्वास, साधारण रहन सहन, धन दौलत के प्रति अनासक्ति आदि सभी किशनदा से प्रभावित होने के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई आदर्श या प्रेरक होता है। मेरे जीवन को दिशा देने का कार्य मेरे बड़े भाई साहब का है। ये लिखूंगा मैं, जैसे आप लिखें। वे आज एक प्रसिद्ध शिक्षाविद है। उन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं उच्च प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। वे बहुपठित है। उन्हें विविध विषयों का गंभीर ज्ञान है। उनको हमारे पिताजी प्रशासनिक सेवा में भेजना चाहते थे, किंतु उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं विश्वविद्यालय परिसर में अध्यापक बनना चाहता हूँ। आज उनका पद प्रोफेसर का पद है। उनकी बातें सुनकर और उनको मिले पुरस्कार को देखकर मैंने भी यही निर्णय लिया है कि मुझे उन जैसा बनना है। इसलिए मैंने प्रारंभिक कक्षाओं से अच्छा परीक्षा परिणाम पाना प्रारंभ कर दिया है। हाई स्कूल में मैंने सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करने, अपने नगर में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। अपने विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों में मेरी सक्रियता रही। मेरे गुरुजन अत्यंत प्रसन्न है। मैं कॉलेज की हॉकी टीम का कप्तान भी हूँ। एक टीवी चैनल की क्विज प्रतियोगिता में मैंने कॉलेज टीम का जीतने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है। मैं भाई साहब की सादगी, सरलता और भारतीय मूल्यों के प्रति आस्था से बहुत प्रभावित हूँ। इस तरह से मैं इस प्रश्न का उत्तर लिखूँगा। अगला प्रश्न है, जैसे पूछा जाए आपसे कि वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? क्या कि वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? कैसे आप इसका उत्तर लिखेंगे? तो देखिए, सुने इस बात के उत्तर को। उत्तर होगा, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई है। अतः यशोधर का विवाह के बाद ताऊ ताई के साथ रहना भले ही संभव था, आज असंभव है। आज परिवार वैसे ही है जैसे यशोधर बाबू का है। पत्नी पति की बात सुनने को तैयार नहीं है। पुत्र अपनी आय के स्वामी स्वयं है। बालक अपने कैरियर के बारे में माँ बाप की सलाह मानने को तैयार नहीं है। पुत्रियां ऐसे भड़कीले वस्त्र पहनती है कि पिता को शर्म आती है। लड़कियां अपनी शादी का निर्णय माँ बाप पर न छोड़कर स्वयं लेती है और पत्नियां संतान की पक्षधर है। गृह स्वामी अपने आप को उपेक्षित अनुभव करता है। मेरे मत से पुराने को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी सामंजस्य संभव है। यथा साग सब्जी, दूध, कोयला, राशन, केरोसिन आदि
सभी कार्य यशोधर बाबू ही करते हैं। इनमें परिवार के अन्य सदस्यों को भी सहयोग करना चाहिए। इसी प्रकार यदि आधुनिक परिवेश में बच्चे घर में सुख सुविधाओं की सामग्री लाते हैं तो यशोधर बाबू को भला बुरा नहीं करना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति और संतान के मध्य सेतु का काम करे, जबकि यशोधर बाबू की पत्नी संतान की पक्षधर तो है ही, स्वयं भी विद्रोही है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। कपड़ों के चयन में नारियों को और विशेषकर कुमारियों एवं वृद्धाओं को शालीनता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भले ही संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई है, फिर भी सुख दुख में रिश्तेदारों व संबंधियों में आना जाना बना रहना चाहिए। इस कहानी का नायक यशोधर बाबू ऑफिस में 30 रुपया देकर केक काटकर मेहमानों से मिलकर गैस व फ्रिज पर नरम रुख रखकर सामंजस्य बिठाने का संकेत देता है, किंतु दूसरे पक्ष वालों का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे लगे कि वे भी सामंजस्य बिठाना चाहते हैं। दोनों पक्षों के लोग आपस में दोनों पक्षों के आगे बढ़ने से ही सामंजस्य बैठ सकता है। ये इसका उत्तर होगा। और अगला प्रश्न जैसे पूछा जाए आपसे कि अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? क्या प्रश्न कि अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे ऐसे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक तो है, आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते हैं। समय के अनुसार अच्छा न लगने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे उत्तर? सुने ध्यान से उत्तर को। मानव जीवन प्रगतिशील है। नए नए आविष्कार मानव को सुख सुविधाएं देने के लिए है। जहां तक भारत का संबंध है, पिछले कुछ वर्षों में देश ने अनेक क्षेत्रों में उन्नति की है। पुरानी पीढ़ी जिसने पराधीन भारत में जन्म लिया था, इन परिवर्तनों को पचा नहीं पा रही है। उदाहरण के लिए रसोई में गैस का आगमन सुविधाजनक और आधुनिक है, किंतु बड़े बूढ़े अभी भी धुएं वाले चूल्हे की वकालत करते हुए कहते हैं कि अजी चूल्हे की रोटी का कोई मुकाबला नहीं। फ्रिज, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, सोफा सभी बदलकर सुविधाजनक व आधुनिक है, किंतु बुजुर्गों को ये अच्छे नहीं लगते। उनके हिसाब से फ्रिज बासी भोजन कराता है, टीवी गंदे विचार फैलाता है, मोबाइल है लड़के लड़कियां बिगड़ते हैं। अतः आज कॉलेज या विद्यालय में मोबाइल पर रोक लगानी पड़ रही है। इंटरनेट पर युवक युवती सारी रात बतियाते हैं, अश्लील दृश्य देखते हैं, अनजाने लोगों से मित्रता करके धोखा खाते हैं। ये सब बुजुर्गों के विचार है। इन कारणों से सुविधाजनक व आधुनिक बदलाव भी उनको अच्छे नहीं लगते। तो ये इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। एक प्रश्न और है कि दोनों चरित्र है, तीनों का। एक तो है किशनदा का चरित्र, एक है यशोधर बाबू का चरित्र, और एक है खास तौर से उनकी पत्नी का चरित्र। ये चरित्र भी आपसे पूछा जा सकता है। 3 व्यक्तियों का चरित्र है। तो पहले हम देखते हैं क्या नाम से इसके अंदर यशोधर बाबू का चरित्र। यशोधर बाबू के चरित्र पर प्रकाश डालिए। प्रश्न आ गया कि यशोधर बाबू के चरित्र का चित्रण कीजिए। तो कैसे लिखेंगे आप? उत्तर होगा, ये काफ़ी समय में बार आ चुका है प्रश्न और आने की संभावना रहती है। तीनों में से किसी एक का चित्रण करवा सकते हैं। तो यशोधर बाबू का पहले देखें। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग नामक कहानी के चरित्र नायक हैं, सब जानते हैं। वे नए परिवेश में मिसफिट होने की त्रासदी झेलते हुए परंपरापंथी व्यक्ति है। हर अधेड़ व्यक्ति की तरह वे अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों में बंधे हुए हैं। उनका वर्तमान उनके संस्कारों से मेल नहीं खाता, अतः वे न तो नए परिवेश को त्याग सकते हैं और उन्हें पुराने संस्कारों को छोड़ सकते हैं, अतः वे द्वंद्व में जीते हैं। यशोधर बाबू सरल सादी रिश्ते नातों वाली सुख शांति वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। वे अपने गांव, परिवेश, धर्म और समाज की परंपराओं को भी निभाना चाहते हैं। उदाहरणतः वे पैदल या साइकिल पर चलकर सादगी से जीना चाहते हैं। वे अपनी बहन या बहनों के सुख दुख में भागीदार होना चाहते हैं।
वे रामलीला, होली, गवाना, जन्यो पुन्यो की परंपरा को पालन करना चाहते हैं और उसके लिए उत्साहपूर्वक क्वार्टर का कमरा भी दे देते हैं। वे रोज धार्मिक प्रवचन सुनना चाहते हैं। यशोधर की पत्नी तथा बच्चे उनकी इन बातों का विरोध करते हैं। वे उनकी बहन और बहनों के लिए धन या समय खर्च करने को सहन नहीं करते हैं। वे उनकी सरल वेशभूषा को भी खिल्ली उड़ाते हैं। उन्हें यशोधर बाबू का धार्मिक प्रवचन सुनना या पूजा पाठ करना बुरा लगता है। इस प्रकार यशोधर बाबू अपनों से नकार दिए जाते हैं। यशोधर बाबू आधुनिकता के नाम पर मनमानी करने, उच्छृंखल होने, कम कपड़े पहनने तथा नए उपकरणों का अपनाने के पक्षधर नहीं है। उन्हें अपनी शादी की रजत जयंती मनाना गैर कानूनी या गैर जरूरत लगता है। इस प्रकार अपनी पत्नी या बेटी का आधुनिक कपड़े पहनना आपत्तिजनक लगता है। उन्हें अपने दफ्तर में भी सिल्वर वेडिंग मनाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए वे न तो इनका आइडियल विरोध करते हैं और न ही खुलकर समर्थन करते हैं। वे सहन करते चले जाने को का मध्यम मार्गी रास्ता अपनाते हैं। दफ्तर में पैसे देकर पार्टी में शामिल न होना, घर में सिल्वर वेडिंग का केक न खाना, ऐसे मध्यम मार्गी उपाय करते हैं, जिससे वे बच्चों को कुछ न कुछ मन रखते हुए अपना विरोध प्रकट कर देते हैं। वास्तव में उनके संस्कार उन्हें अपनी तरह जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः नए संस्कारों को समहाउ इम्प्रॉपर कहना उनकी मजबूरी है। यशोधर बाबू चारों ओर के विरोध के बावजूद पिता का कर्तव्य पूरी तरह निभाते हैं। वे अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाते भी हैं। वे उन्हें मानवीय रिश्तों और समाज संस्कृति से जोड़ने का भी भरसक प्रयत्न करते हैं, परंतु समाज की हवा के सामने टिक नहीं पाते। वे भरसक उदारता का परिचय देते हैं। वे बच्चों की इच्छा के अनुसार ढलते चले जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें भय लगता है कि उनके बच्चे उन्हें बिल्कुल नकार देते हैं। इसी कारण वे सोचने लगते हैं कि शायद उनके आदर्श पुरुष किशनदा को भी इसी उपेक्षा ने मार डाला था। कहीं इसी उपेक्षा से वे भी न मर जाएं। यशोधर बाबू के जीवन पर किशनदा का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आप उनका चित्र कर सकते हैं। दूसरा है किशनदा का व्यक्तित्व। किशनदा के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएं या किशनदा का चरित्र चित्रण की करें। तो वाईडी पंथ, वाईडी यानी चतुर पंथ के आदर्श किशनदा वे पृष्ठभूमि में रहने वाले पात्र हैं। वे इस कहानी के हर संदर्भ में हस्तक्षेप करते हुए भी सबसे दूर हैं। वे स्मृति शेष है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु वे अपने मानस पुत्र यशोधर बाबू के रूप में मानो जीवित है। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना अधिक है कि यशोधर बाबू मानो उन्हीं के दिमाग से क्रियाकलाप करते हैं। किशनदा के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हमारे सामने आती है। क्या क्या सामने आती है कि पहला तो है सरल हृदय और सहयोगी। यशोधर बाबू सरल हृदय और सहयोगी व्यक्ति है। वे पहाड़ी क्षेत्र से हैं तथा दिल्ली में नौकरी करते हैं। कितने ही पहाड़ी युवक दिल्ली आकर उनकी शरण ग्रहण करते हैं। वे कुंवारे हैं। उन्होंने अपने घर को मैस जैसा बनाया हुआ है। कोई भी युवक वहां आकर आपसी सहयोग से खाना पका सकता है। किशनदा ने मैट्रिक पास यशोधर को न केवल सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद की, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने जेब से वे पैसे भी उधार दिए। सहज मार्गदर्शक। किशनदा अनुभवी व्यक्ति है। वे अपने अनुभवों का लाभ अपने प्रियजनों को भी देते हैं। विशेष रूप से यशोधर बाबू के व्यक्तित्व का निर्माण करने में किशनदा का अपूर्व योगदान है। वे उसे ऑफिस के कार्यों के साथ साथ जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर भी दिशा निर्देश देते हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे यशोधर को स्नेह व समझाते हैं। उनके मार्गदर्शन में किसी प्रकार की कठोरता या दुराग्रह नहीं होता। वे यशोधर को भाव करते हैं, इससे उनका स्नेह प्रकट होता है। किशनदा ने ही यशोधर को सुबह उठने की आदत डाली। यशोधर दुनिया में किशनदा का दामन थामते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने किशनदा की मृत्यु के बाद भी उनके दिखाए राह पर चलने की टेक नहीं छोड़ी है। तो इस प्रकार से आप इनका वो कर सकते हैं। अब है यशोधर की पत्नी, उनका चरित्र वह किस प्रकार से चित्र है, कैसे लिखना आपको वो लिखना है कि यशोधर की पत्नी एक आम भारतीय नारी है जो बदलते वक्त के साथ बदलना जरूरी है जानती है। वह समय की गति को भांपते हुए उसी में के रंग में रखना चाहती है। उसके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। एक तो है दबी हुई नारी। किस तरह दबी नारी कि यशोधर की पत्नी को विवाह के बाद अनचाहे मन से संयुक्त परिवार में रहना पड़ा। वह घर के बड़ों की शर्म के चलते मन को पहन ओढ़ न सकी। वह जिस तरह स्वच्छंद होकर सुख लेना चाहती थी वैसा रह न पाई। इसका दुख उसके मन में समा रहा।
इसलिए वो पति से कहती भी है, किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे। आधुनिकता की चाह, दूसरा उनका पॉइंट है आधुनिक चाह। यशोधर की पत्नी में आधुनिक रंग ढंग की बहुत चाह थी, इसलिए वह अधेड़ अवस्था में बालों में खिजा, फोटो पर के नाम से लाली लगाना देती है। वह अपनी बेटी को भी आधुनिक रंग ढंग अपनाने में से नहीं रोकती है। वह उल्टे पति को कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत सा तुम्हारे कहने पर समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। इस तरह से ये एक पॉइंट और है, पति के प्रति विद्रोह। पति के प्रति विद्रोही भावना उनके मन में है। यशोधर की पत्नी के मन में अपने पति के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं है। वह पति को उबाऊ व्यक्ति मानती है जो समय से पहले बूढ़ा हो चुका है, अतः वह अपनी पूरी तरह अपने बच्चों की तरफदारी हो चुकी है। तो ये प्रश्न है, आप देख लें, और बाकी तो पाठ पढ़ाया है आपको, उसके आधार पर आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पहला पार्ट जो आपका है संचयन का, सिल्वर वेडिंग का, वो पूरा हो गया है। बाकी अब कल देखते हैं क्या पढ़ना है।